हेलो, स्वागत है आप सबका हमारे अपने यूट्यूब चैनल सहाय नॉलेज 90 में। सभी दर्शकों को हमारा ढेर सारा नमस्कार। दोस्तों, आज हम आप सबके बीच पुनः एक ऐसा वीडियो लेकर आए हैं जो संस्कृत व्याकरण से संबंधित है और वह ख़ास तौर से हिंदी ग्रामर के लिए भी काम देगा। जैसा कि इसके पहले वीडियो में बताया जा चुका था कि संस्कृत वर्ण के भेद, स्वर व्यंजन के प्रकार, संयुक्त व्यंजन वर्णों का निर्माण और संयुक्त व्यंजन वर्णों को कैसे बनाया जाता है, ह्रस्व दीर्घ प्लुत के भेद, माहेश्वर सूत्र क्या थे, उनकी संख्या कितनी थी, और संस्कृत में जहाँ सामान्यतः माहेश्वर सूत्र आदि के आधार पर कितने वर्णों को माना जाता है आदि। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के समक्ष संस्कृत स्वरों का उच्चारण की दृष्टि से कितने भेद होते हैं, उन्हें कितने प्रकार से उच्चारित किया जाता है, बोला जाता है, इस पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम यह अवश्य कहेंगे कि सभी लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करते रहें। अभी किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि सर, पंचुएशन जो मात्राएं होती हैं, जो चिन्ह होते हैं, उन पर वीडियो बनाइएगा। तो हम जल्द ही उस पर वीडियो बनाएंगे और आप लोगों को देंगे भी कि किस प्रकार के चिन्हों का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, प्रश्नवाचक का कहाँ होगा, अल्प विराम, अर्ध विराम, विवरण, लाघव, उद्धरण, ये सब चिन्ह क्या होते हैं, इसके विषय पर विस्तार से चर्चा होगी अगले वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले हम आपको आश्वस्त कर दें कि आप लोग लगातार वीडियो के साथ बने रहें, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। साथ ही अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें और वीडियो को देख सकें। तो अब हम इस वीडियो या इस टॉपिक के विषय में आरंभ करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है कि संस्कृत स्वरों के 18 भेदों का विवरण। संस्कृत स्वरों के 18 भेदों का विवरण। तो संस्कृत स्वर की संख्या की यदि बात की जाए तो पहले वीडियो हमने बताया होगा कि मूल स्वर 5 होते हैं, अ, इ, उ, रि और लृ। उसके बाद संयुक्त स्वर होते हैं जो ए, ऐ, ओ, औ की दृष्टि से 4। तो स्वरों की संख्या संस्कृत में मौलिक रूप से 9 बताए गए हैं, जो माहेश्वर सूत्र में भी मिलता है। स्वरों के भेद की बात की गई थी तो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत के आधार पर प्रत्येक स्वर के 3 भेद होते हैं। लृ वर्ण को यदि छोड़ दिया जाए तो लृ वर्ण के ह्रस्व और प्लुत होंगे, दीर्घ नहीं होंगे। उसी तरह से ए, ऐ, ओ, औ के ह्रस्व और प्लुत, दीर्घ और प्लुत होंगे, ह्रस्व नहीं होंगे, क्योंकि ए, ऐ, ओ, औ अर्थात एच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले इन 4 वर्णों के 12 भेद होते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। उच्चारण की दृष्टि से अ के 18 भेद किस प्रकार से किए जाते हैं। तो सबसे पहले अ वर्ण जो है वो अपने 3 रूपों का बोधक होता है। ह्रस्व अ जो है इसको हम 3 भागों में विभाजित करते हैं, अर्थात इसके 3 रूप होंगे। पहला जो होगा ह्रस्व अ, दीर्घ अ और प्लुत अ होगा। पहले वीडियो में हमने बताया था कि इनका उच्चारण कैसे किया जाएगा। ह्रस्व अ जिसमें एक मात्रा का समय लगता है, अर्थात अल्प समय में उच्चारित किया जाता है अ। आ जो दीर्घ स्वर होगा और उन दीर्घ स्वरों का उच्चारण, उन दीर्घ स्वरों का उच्चारण 2 मात्रा के समय लेकर के उच्चारित किया जाएगा। उसी तरह से प्लुत स्वर का उच्चारण भी त्रिमात्रा के बराबर या उसके दर्शाने के लिए हिंदी का 3 लिख दिया जाता है और उसका प्रायः संबोधन किसी के पुकारने में या किसी शब्द को लास्ट में खींचने में किया जाता है, जैसे ओम हमने बताया हुआ था। आज आगे बढ़ने से पहले यह चर्चा हमने कर दिया। तो अब हम बात करते हैं ह्रस्व अ, दीर्घ अ
और प्लुत अ के पहले 3 रूप होंगे और फिर उच्चारण की दृष्टि से इन्हीं तीनों को 3-3 रूप में विभाजित किएंगे, क्योंकि उच्चारण स्थान प्रत्येक वर्णों का अपना उच्चारण स्थान होता है। मुख के प्रत्येक स्थानों को वर्णों के द्वारा उच्चारित किए गए उच्चारण स्थान कहा जाता है। उच्चारण स्थान पर भी अगला वीडियो हम बनाएंगे। तो जैसे कि प्रत्येक वर्णों का कहीं न कहीं से मुख के विभिन्न भागों से उच्चारण होता है, इसलिए उच्चारण स्थान कहलाता है। उसी तरह से उदात्त, अनुदात्त और स्वरित स्वरों के भेद होते हैं उच्चारण की दृष्टि से। इसके लिए आता है उच्चैरुदात्तः, नीचैरुदात्तः, समाहार स्वरितः, अर्थात मुख के या उच्चारण स्थान के ऊपरी भाग से यदि उच्चारण किया जाएगा तो उदात्त कहा जाएगा, निचले भाग से किया जाएगा तो अनुदात्त कहा जाएगा, यदि दोनों का सम्मिश्रण अर्थात मध्य भाग से किया जाएगा तो स्वरित कहा जाएगा। तो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के भेद से केवल ह्रस्व अ के 3 भेद हो गए और 3 दीर्घ अ के अर्थात आ को भी हम 3 तरह से उच्चारण करेंगे, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उसी तरह से प्लुत के भी उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो इस तरह से 3, 3, 6, 6, 3, 9 एक स्वर के ये 9 भेद हो गए उदात्त, अनुदात्त, स्वरित के भेद से, और उसमें दीर्घ, ह्रस्व और प्लुत आदि के भेद से। पुनः इनके 2 भेद, उदात्त के 2 भेद, अनुनासिक, अननुनासिक या निरनुनासिक। अनुनासिक वह है जो नासिका के साथ आ का उच्चारण यदि किया जाए तो अनुनासिक कहा जाएगा। मुख सहित नासिको अनुनासिका, ऐसा। तो मुख में जब नासिका पर बल देकर के किसी वर्ण का उच्चारण किया जाएगा तो अनुनासिक कहलाता है। और निरनुनासिक अर्थात जब नासिका पर बल न देकर के वर्ण को उच्चारण किया जाए। तो इस तरह से उदात्त के भी 2 रूप से अर्थात 2 प्रकार से उच्चारण किया जाएगा, अनुदात्त के भी 2 प्रकार से उच्चारण किया जाएगा और स्वरित के भी 2 प्रकार से उच्चारण किया जाएगा। तो अनुनासिक, अननुनासिक 2 इस भेद इसके, 2 भेद इसके, 2 भेद इसके, 2, 2, 4, 2, 6 अर्थात इस ह्रस्व वर्ण को हम पहले उदात्त, अनुदात्त और स्वरित में विभाजित करेंगे और पुनः उनका उच्चारण हम ह्रस्व अ का उच्चारण अनुनासिक, अननुनासिक या निरअनुनासिक में उच्चारण करेंगे। तो 2, 2, 4, 2, 6 ह्रस्व वर्ण के 6 भेद हो गए। इसी तरह से दीर्घ वर्ण के भी देख लेते हैं, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, और इस उदात्त का भी अनुनासिक और निरनुनासिक के भेद से 2, अनुदात्त में भी 2 और स्वरित में भी 2। तो 2, 2, 4, 2, 6 इसके हो गए, तो 6, 6, 12। इसी तरह आगे उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, प्लुत के भी हो जाएंगे और अनुनासिक और निरनुनासिक के भेद से 3, 3, 6, 2, 2, 4, 2, 6, तो 6, 6, 12, 6, 18। जैसा कि नीचे हमने पूरा लिखा हुआ है, ये आप देख पा रहे हैं, ये संख्या भी लिखा हुआ है कि ऊपर से ये नंबर 1 और ये नंबर 2, फिर नीचे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। इस तरह से हम किसी एक वर्ण को उच्चारण की दृष्टि से 18 प्रकार से उसे उच्चारित कर सकते हैं, अर्थात ये कह सकते हैं कि अवर्ण के 18 भेद होंगे। आगे भी ई, उ आदि वर्णों के 18 भेद होंगे, किंतु लृ के 12 भेद होंगे, क्योंकि लृ का दीर्घ नहीं होता। ए, ऐ, ओ, औ का 12 भेद होगा, क्योंकि उसका ह्रस्व नहीं होता, उस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। ऋ वर्ण के 18 भेद होते हैं, किंतु ऋ वर्णयोर मिथः सामण्यम वाच्यम, ऐसा कहा गया है। ऋ और लृ वर्ण का उच्चारण स्थान भिन्न होने पर भी दोनों की श्रवण संज्ञा कही गई है। उनका समान उच्चारण न होने पर भी उन्हें श्रवण कहा गया है, श्रवण वर्ण कहे गए हैं। तो इनके 12 और 18, ऋ वर्ण के 12 और ऋ वर्ण के 18 और लृ वर्ण के 12 भेद से ये 30 कहे जाते हैं, अर्थात इनके भेद 30 होते हैं। तो ऋ के भी 30 भेद हो जाएंगे और लृ के भी 30 भेद हो जाएंगे। तो आगे हम देख लेते हैं ऋ के किस तरह से 12 भेद होंगे।
पुनः हम आ जाते हैं अपने वीडियो की ओर। जैसा कि आप लोग इसमें देख पा रहे हैं कि उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के भेद से 3 और पुनः अनुनासिक और अनुनासिक के भेद से एक वर्ण के 3 भेद और अनुनासिक निरनुनासिक के भेद से 6 भेद होकर के 6 त्रिक 18 ह्रस्व दीर्घ प्लुत के भेद से पूरे 18 भेद हो जाते हैं। तो अब आगे हम लृ वर्ण के देख लेते हैं कि लृ वर्ण के 12 भेद कैसे हुए। और कहा गया है कि री लृ वर्णयोर मिथा सामण्यम वाच्यम, अर्थात री वर्ण के और लृ वर्ण के सामण्यम समानता होने के कारण उन्हें आप परस्पर अलग उच्चारण स्थान होने के कारण सामण्य वर्ण कहे गए हैं, समान वर्ण कहे गए हैं। तो लृ वर्ण के 12 भेद कुछ इस तरह से होंगे कि लृ के पहले हम ह्रस्व लृ और प्लुत लृ में विभाजित कर देते हैं, क्योंकि लृ वर्ण का दीर्घ वर्ण नहीं बनता। तो ये केवल 2 भेद हो जाएंगे और पुनः इस ह्रस्व लृ के उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के भेद से 3 भेद होंगे और फिर उदात्त के भी 2 भेद हो जाएंगे, अनुनासिक और निरनुनासिक या अननुनासिक। उसी तरह अनुदात्त के भी 2 भेद होंगे, स्वरित के भी 2 भेद होंगे। इस तरह से 2, 2, 4, 2, 2, 4, 2, 6 भेद हो जाएंगे ह्रस्व लृ वर्ण के। और प्लुत लृ वर्ण के भी इसी तरह उदात्त, अनुदात्त, स्वरित के भेद से 3 होंगे और पुनः उदात्त के 2 भेद, अनुनासिक और निरनुनासिक, फिर अनुदात्त के भी 2 भेद और स्वरित के भी 2 भेद। तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 2, 4, 2, 6, 6 और 6 मिलाकर के पूरे लृ वर्ण के 12 भेद कहे गए हैं। जैसा कि नीचे ये आप पूरा देख ले रहे हैं। री और री के 18 भेद होंगे, किंतु श्रवण संज्ञा होने के कारण इन दोनों के 30 जो है माना जाता है। तो आगे इसी के साथ साथ हम एच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले ए, ऐ, ओ, औ वर्णों के 12 भेदों का विवरण देख लेते हैं। बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें हम अ आदि के 18 भेद देखने के बाद लृ वर्ण के 12 भेदों पर हमने चर्चा किया। अब हम आगे एच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले ए, ऐ, ओ, औ के भी 12 भेद किस तरह से होंगे, जैसा कि इसमें दिया है, क्योंकि इसका ह्रस्व वर्ण नहीं बनता। तो क्योंकि ये संयुक्त वर्ण है इसलिए इनका ह्रस्व वर्ण नहीं बनता। तो दीर्घ ए जो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के भेद से पहले 3 प्रकार के हो जाएंगे और पुनः उदात्त के 2 भेद होंगे जो अनुनासिक और निरनुनासिक होंगे। अनुदात्त के भी अनुनासिक, निरनुनासिक, स्वरित के भी अनुनासिक और निरनुनासिक। इसी तरह प्लुत के भी उदात्त, अनुदात्त, स्वरित के दृष्टि से 3 भेद होंगे, अनुनासिक, निरनुनासिक और स्वरित के भी अनुनासिक और निरनुनासिक भेद हो जाएंगे। तो 6 पहले वाला और 6 बाद वाला पूरे 12 वर्ण होंगे। इसी तरह से ये नीचे हमने लिखा हुआ है, किसी तरह से अन्य आए, आओ और ओ वर्णों का भी भेद विभाजन किया जाएगा। इनका भी भेद उच्चारण की दृष्टि से 12 प्रकार से किया जाएगा, क्योंकि इनका दीर्घ वर्ण नहीं होता। दोस्तों, इसमें हम एक चीज़ अवश्य यह बताना चाहेंगे कि उदात्त, अनुदात्त, स्वरित का उच्चारण कैसा होता है। फिलहाल इसका उच्चारण करना तो बड़ा डिफ़िकल्ट है, किंतु हम अपने आधार पर कुछ प्रयास करते हैं। जैसे अ वर्ण का उच्चारण है, यदि हम उदात्त करना है ऊपर भाग से तो अ ऐसा हो जाएगा, और अनुदात्त अ। और इसी तरह से स्वरित में ये मध्य की ध्वनि आएगी। तो कुछ इस तरह से ऐसे सभी वर्णों का उच्चारण किया जाएगा। अ ये जो थोड़ा थोड़ा भेद है, क्योंकि अकुह विसर्जनीयम कंठ के आधार पर आ का उच्चारण स्थान कंठ होता है, तो कंठ के ऊपरी हिस्से पर जब जोर दे करके उच्चारण किया जाएगा तो वह उदात्त ह्रस्व अ का उच्चारण होगा। और इसी तरह से यदि निचले कंठ के निचले भाग पर जोर देकर उच्चारित किया जाएगा तो वह अनुदात्त होगा, और दोनों के मध्य की कड़ी में जब हम उस ह्रस्व अ का उच्चारण करेंगे तो अनुदात्त होगा। बात आती है लृ वर्ण की, और लृ वर्ण की तो हो गई है, री वर्ण की, क्योंकि री वर्ण के भी 18 भेद होते हैं। उसी ह्रस्व अ की तरह
क्योंकि जैसे यहाँ पे ह्रस्व नहीं दिया है तो ह्रस्वरी, दीर्घ और प्लुत के भेद से 3 होंगे, फिर तीनों के 3 होंगे, उदात्त अनुदात्त स्वरित, उदात्त अनुदात्त स्वरित और उदात्त अनुदात्त स्वरित। फिर प्रत्येक तीनों के अर्थात 3 3 6 3 9 के प्रत्येक 2 भेद हो जाएंगे, अनुनासिक अनुनासिक। तो इस तरह से री वर्ण के भी 18 भेद हम लोग जान सकते हैं। तो किसी भी संस्कृत साहित्य में, संस्कृत व्याकरण में इन वर्णों पर आज हमने चर्चा किया। हालांकि ये छोटे कक्षा के लोगों के या बच्चों को 10वीं 12वीं के जो बच्चे हमारे हमसे जुड़े हैं, जो हम वीडियो देख पा रहे हैं, उनके लिए यह काफ़ी कठिन लग रहा होगा, क्योंकि आप इतना जानते रहिए, मन में एक कॉन्सेप्ट आपके रहे, और भविष्य में जब आप ग्रेजुएशन करेंगे, हिंदी संस्कृत उसमें रखेंगे तो संस्कृत में अवश्य दिया जाता है। और संज्ञा प्रकरण हम UPTT आदि से संबंधित जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें इसको विस्तृत तौर पे बताएंगे, एक बार पुनः चर्चा करेंगे। तो आज के लिए यह वीडियो बस इतना ही। अगली बार हम फिर कोई एक नया वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद। साथ ही अवश्य करेंगे कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। और बच्चों ने जो कमेंट किया है कि जिस टॉपिक पे बनाने के लिए, मैं उसे जल्द ही पूरा करूँगा। धन्यवाद।